नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सबका स्वागत है। महोबा के कृषर कारोबारी की मौत के मामले में भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार की तकरीबन 50-60 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी हो चुकी है। पाटीदार पर 1 लाख का इनाम घोषित है। वो बीते 8 महीने से फरार है। 1 महीने के भीतर कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होने पर एसआईटी के विवेचक और प्रयागराज के एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा की तहरीर पर कबरई थाने में धारा 174A के तहत केस दर्ज किया गया है। राजस्थान के डूंगरपुर के रहने वाले मणिलाल पाटीदार साल 2014 बैच के आईपीएस अफसर हैं। लखनऊ स्थित भ्रष्टाचार निवारण की अदालत ने मणिलाल पाटीदार के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए आईजी रेंज के स्तर से एसआईटी तक गठित है। फरार होने के बाद प्रयागराज पुलिस उनकी नामी और बेनामी संपत्तियों को खंगालना शुरू कर चुकी है। अब तक की खोजबीन में पता चला है कि मणिलाल पाटीदार ने राजस्थान में अपने पिता रामजी पाटीदार के नाम फ्लैट खरीदा है। इसके अलावा दुकान, मकान समेत 3 अन्य संपत्तियों का भी पता चला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक मणिलाल पाटीदार की कुल 5 संपत्तियों को चिन्हित किया जा चुका है, जो राजस्थान में है। इनकी बाजार के मुताबिक कीमत तकरीबन 50-60 करोड़ के आसपास है। एसपी क्राइम प्रयागराज आशुतोष मिश्रा का कहना है कि फरार अभियुक्त की तलाश में टीमें लगातार लगी हुई हैं। उनकी सारी संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। तो आपको हम एक बार समझा देते हैं ये पूरा मामला क्या है। 7 सितंबर 2020 को इंद्रकांत ने एक वीडियो जारी किया था। पाटीदार पर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका को जताया गया था। वहीं आपको बताएं कि पाटीदार पर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका के बाद आरोप लगाया गया था कि पाटीदार ने 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। रिश्वत न देने पर हत्या कराने या जेल भेजने की धमकी दी गई थी। तो यहां पर कृषर कारोबारी द्वारा यहां पर तमाम आरोप लगाए गए थे और 8 सितंबर 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी। 5 दिन अस्पताल में इलाज के बाद उनकी मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले यहां सियासी हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को बसपा के 6 बागी विधायकों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस पर बसपा प्रमुख मायावती भड़क गईं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सपा पर हमला बोला और मायावती ने कहा कि सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से ही दलित विरोधी रहा है। बसपा के निलंबित विधायकों से मिलने का मीडिया में प्रचार करना एक नाटक है। यह यूपी में पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मायावती की बड़ी बातें क्या रहीं? उन्होंने कहा कि भदोही को संत रविदास नगर जिला बनाने का भी फैसला बदला। सपा घृणित जोड़तोड़, द्वेष और संकीर्ण राजनीति में माहिर है। कुछ विधायक टूटकर सपा में जा रहे हैं, ये घोर छलावा है। सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है। सपा सुधार के लिए कतई तैयार नहीं है, यह भी मायावती ने कहा। सपा सरकार में बीएसपी सरकार के कामों को बंद कर दिया गया। भदोही को संत रविदास नगर जिला बनाने का फैसला बदला गया। और ये तमाम आरोप यहां पर मायावती ने अब समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने श्री राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में कथित घोटाले को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग उठा दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा है और लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रस्ट की पाई का हिसाब देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने लिखा, खबरों के मुताबिक राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट द्वारा एक जमीन की खरीदारी में घपला हुआ है। अयोध्या की एक जमीन को 18 मार्च 2021 को 2 लोग 2 करोड़ रुपए में खरीदते हैं। 2 करोड़ की जमीन सिर्फ 5 मिनट के बाद प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली जाती है। यानी जमीन की कीमत 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से बढ़ गई। क्या इस पर कोई विश्वास कर सकता है? मत भूलिए, यह सारा पैसा हिंदुस्तान की जनता द्वारा मंदिर निर्माण के दान और चढ़ावे के रूप में दिया गया था। प्रियंका ने लिखा कि जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित बैनामे और रजिस्ट्री में गवाहों के नाम एक समान है। एक गवाह मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं जो आरएसएस के पूर्व प्रांतीय कार्यवाहक रहे हैं और दूसरे गवाह भाजपा नेता और अयोध्या के मेयर हैं। प्रियंका ने यह भी लिखा कि ट्रस्ट के सचिव की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जमीनों के रेट बढ़ गए हैं, इसलिए इतना भुगतान हुआ है। सूचना के अनुसार सर्किल रेट पर भी आकलन करें तो इस क्षेत्र की इतनी जमीन का दाम लगभग 5 करोड़ रुपए होगा। तो प्रियंका गांधी ने क्या कुछ लिखा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट का गठन हुआ था, ये जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट के जज ही इस मामले की जांच करें, यह भी उन्होंने कहा है। और प्रधानमंत्री के करीबी लोग इस ट्रस्ट में शामिल हैं, इस तरफ भी उन्होंने संकेत दिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा और मथुरा जिले का दौरा किया है। दोनों जिलों के लिए 483 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया।
आगरा में दोनों जिलों की ज्यादातर क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण और राजकीय निर्माण निगम द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य अब आसानी से शुरू हो सकेगा। आगरा में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई अब 3 मीटर के बदले 5 मीटर होगी। वहीं अगर रोड 5 किलोमीटर से कम लंबी है तो ऐसी दशा में रोड के किनारे धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल है तो उस रोड को भी चौड़ा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई स्कूल और इंटर के टॉपर बच्चों के घर के पास की गली या फिर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। इसी तरह से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम पर मेजर ध्यानचंद विजय पथ का रोड का नाम रखा जाएगा। वहीं गाजीपुर में गंगा में उतराता हुआ लकड़ी का बॉक्स दिखाई दिया है। नदी किनारे रह रहे एक नाविक ने जब बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक नवजात बच्ची मिली है। बॉक्स में मां दुर्गा की फोटो के साथ कई देवी देवताओं के फोटो लगे थे। इसमें एक जन्म कुंडली भी मिली है। बच्ची को पुलिस आशा ज्योति केंद्र ले गई है। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ बताई जा रही है और मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के ददरी घाट का है। यहाँ रहने वाले गुल्लू चौधरी मल्लाह हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें नदी के किनारे लकड़ी का एक बॉक्स मिला, उसमें रोने की आवाज आ रही थी। मल्लाह को देख घाट पर मौजूद कुछ और लोग जुट गए। लोगों ने बॉक्स को खोला तो वो दंग रह गए। इसमें बच्ची चुनरी में लिपटी हुई मिली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवजात बच्ची को चिल्ड्रन होम में रखकर पालन पोषण करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने जिलाधिकारी गाजीपुर को आदेश दिया है कि नवजात बच्ची को चिल्ड्रन होम में रखा जाए और सरकारी खर्चे पर ही उसका पालन पोषण हो। साथ ही जिस नाविक ने उस बच्ची की जान बचाई है उसे भी सरकारी आवास समेत सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। पाठ कराते हैं तीरे करैया उरैया भइल चाहे सेहरा भइल मुंडन भइल ये सब हम पूजा पाठ कराते हैं ना। तीरे जो भी चढ़ता है 10-20 है ना उसको हमको मिलता है ना। कोई छोड़ेगा बच्चा तो भीड़ भाड़ में नहीं छोड़ेगा, साइडे में छोड़ेगा कहीं भी, तो बच्चा को साइड में छोड़ दिया है ना। जो भी छोड़ा साइड में छोड़ दिया। कुछ लोग गए वहाँ लेटरिन चाहे बाथरूम करने तो वहाँ बच्चे को आवाज़ मिली तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोलें तो उसमें देखें कि बच्चा है। किस तरह की पेटी थी? वो पलाई की पेटी है। कोतवाली में जाकर देखिएगा, रखे हैं ना। वीडियो मेरे पास है, वीडियो देख लीजिए। तो गंगा में थी या मतलब गंगा में थी? अच्छा, गंगा में ही थी। हाँ, गंगा में ही थी है ना। तो हमने पेटी बह के जा रही थी। हाँ, बह कर जा नहीं रही थी, हवा की तरफ से साइड में रुक गई थी। हाँ है ना। हाँ। तो उसके बाद हम वहाँ गए तो पेटी खोलें तो देखें बच्चा। लेकर चले वहाँ से हम। तो उसके बाद सब बहुत भीड़ लगा था, बहुत भीड़ लगा था। सब जितना करैया वाला पालना चाहते हैं हम सर। हाँ, कितना हमारा दर्द है दिल में, वो तो गंगा माई ने हमको दी है सर। अच्छा, जो बच्चा मतलब बह क्या रहा था ये पता चला किसका है क्या है? किसी का नहीं पता चला कि किसका है किसका नहीं है। क्या क्या था उसमें? उसमें जन्म कुंडली भी उसका है, जन्म कुंडली है, पैदा हुई है और बक्सा में फोटो भी लगा है। जाके कोतवाली में देख लीजिएगा थाने में, उस बक्सा में फोटो लगा है, दुर्गा जी का लगा है, विष्णु भगवान की फोटो लगी है। देखिए, जिस घाट पे हम लोग खड़े हैं ये ददरी घाट है, गंगा के किनारे ही है। और यहाँ गुल्लू चौधरी जी को कल एक छोटी बच्ची मिली थी एक बॉक्स में, और इन्होंने तत्काल उस बच्ची को अपने घर ले गए और फिर इसके बाद पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिला महिला अस्पताल। अभी हमने जिला महिला अस्पताल जाकर उस बच्ची का हालचाल जाना और देखा। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और उसका वेट भी लगभग 3.5 kg डॉक्टरों ने बताया है। और उसका समुचित इलाज भी जिला महिला अस्पताल में चल रहा है, पेशेंट वार्ड में है। गुल्लू जी ने बहुत नेक काम किया। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अंबेडकर नगर का दौरा किया है और ब्रजेश पाठक ने जिले भर के वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण किया है और तीसरी लहर से बचाव के लिए हॉस्पिटल में बेड और व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता नूर आलम ने प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को काबू कर पाने के बाद अब प्रदेश सरकार तीसरी लहर व वैक्सीनेशन पर पूरा जोर लगा चुकी है, जिसके लिए आज प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक दौरे पर हैं। हमारे साथ है प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, उन्हीं से बात करते हैं। क्या रहा सर, जिस तरीके से कोरोना के काबू में किया गया, अब तीसरी लहर वैक्सीनेशन आज सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर हम लोग पार्टी के निर्देशों के तहत जा रहे हैं। जो हमारे उच्च चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर जाकर के कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम देख रहे हैं और जो तीसरी लहर है उसमें बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है उसके लिए बेड का इंतजाम, ऑक्सीजन का इंतजाम, ये सब काम सब
हम लोग देखा है। कहीं ना कहीं जो लोगों में अभी भी वो वैक्सीन को लेकर के उसमें नहीं, कोई भ्रांति नहीं है। हम लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन हर सेंटर, आज तीसरा सेंटर में चेक कर रहा हूँ और बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से वैक्सीन लगाई है। हमारे चिकित्सा अधिकारी और जो चिकित्सा जगत से जुड़े लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लोगों को कन्विंस करके हॉस्पिटल तक और सेंटर तक ला रहा है। बड़ी मेहनत से कोरोना को संक्रमण को काबू पाया गया था सर, अब तीसरी लहर ना हावी हो पाए उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए भी इंतजाम किए हैं। बच्चों को अगर ऐसी स्थिति आती है, कहा जाता है कि बच्चों के लिए घातक होगी, तो इंतजाम किए गए, उनके लिए बेड रिजर्व किए गए। ये थे ब्रजेश पाठक, कानून मंत्री। उनका साफ तौर से कहना है कि आने वाली तीसरी लहर को किसी भी तरीके से प्रदेश में हावी नहीं होने दिया जाएगा। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अम्बेडकर नगर। अलीगढ़ में एमबीबीएस की छात्रा ने गुजरात कैडर के आईएएस अफसर पर शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद पर तैनात रहे गौरव ढैया पर यह गंभीर आरोप लगाए। छात्रा के मुताबिक आईएएस अफसर ने फेसबुक पर उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। उसके बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है। गौरव ढैया उससे फेसबुक के मैसेंजर पर चैट करता था। बाद में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। आरोप है कि आईएएस अफसर गौरव ढैया ने छात्रा को दिल्ली से ले जाकर उसके साथ रेप किया और उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींची। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उससे शादी करने का झांसा दिया, जबकि हकीकत में आईएएस अफसर की शादी हो चुकी थी। उसने पीड़ित छात्रा को अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। आरोपी आईएएस अफसर ने छात्रा से भी शादी कर ली और दोनों साथ में रहने लगे। बाद में छात्रा को एक बेटी पैदा हुई। इसके बाद आरोपी छात्रा और उसकी बच्ची को छोड़कर वो फरार हो गया। पीड़िता अब अपनी बेटी को लेकर न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है। वो आईएएस अधिकारी से बच्ची पैदा होने पर डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है। छात्रा का कहना है कि उसने राष्ट्रपति को इंसाफ के लिए पत्र लिखा है, साथ ही न्याय न मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है। काफ़ी दिन तक बातचीत होती रही हमारी, ऐसे वो मुझे मैसेज करते थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेंजर पे ही शादी के लिए प्रपोज किया कि मुझे शादी करनी है। तो मैंने उन्हें कहा कि अभी रुक जाइए शादी वादी, क्योंकि अभी मेरा एमबीबीएस फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है, पहले मैं इसे कंप्लीट करती हूँ और मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहले उनका शॉर्ट आउट होता है, उसके बाद हम शादी की सोचेंगे, अभी नहीं करनी है। क्योंकि मैं कभी एक्चुअली सर पहले शादी करना ही नहीं चाहती थी। मेरा पूरा ध्येय था कि मैं एमबीबीएस ख़त्म करूँ। मेरे फादर एक हॉस्पिटल खुलवाना चाहते थे, क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, बहुत छोटी सी जगह से, ताकि वहाँ पे मैं हॉस्पिटल खोलूँ, लोगों की सेवा करूँ। तो मेरे फादर का यही सपना था, मैं एमबीबीएस कंप्लीट करूँ, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल खोल के यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाऊँ। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं मतलब तुमने अगर छोड़ के गई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगा। सर मैं थोड़ा इमोशनली थोड़ा अटैच हुई इस चीज़ से कि ठीक है वो मुझे इतना प्यार करता है। सर इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझे कुछ दिन में पता चला कि ये शादीशुदा है। तो जब मैंने उनसे इस चीज़ के बारे में पूछा कि क्या आप शादीशुदा हो, तो वो मुझे पता चला सर उनके फेसबुक से, तो फेसबुक प्रोफाइल से। तो उन्होंने मुझे बोला, पहले तो उन्होंने आनाकानी की, मुझे काफ़ी दिन तक बताया ही नहीं, वो टालते रहे, झूठ बोलते रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं उनके लगातार इस चीज़ के लिए पीछे पड़ती रही, मैंने उनसे गुस्से में बात करना बंद कर दिया। तो एक दिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए बात कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं डिवोर्स ले रहा हूँ क्योंकि मेरे रिलेशन ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे बोला। वहीं नेपाल के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते महाव नदी पर बना तटबंध पहली बरसात में ही टूट चुका है। इसमें आधा दर्जन गांवों की तरफ बरसात का पानी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग हर साल महाव तटबंध की मरम्मत में लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन यह तटबंध पहली बरसात ही नहीं झेल पाया। महाव नाला बार बार टूटने पर सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आ चुकी है। हर साल कई करोड़ रुपए बांध की मरम्मत और सिल्ट सफाई के नाम पर विभाग खर्च कर देता है। उसके बावजूद हालात जस के तस हैं। मौके पर नौतनवा तहसीलदार हालात का जायजा लेने पहुंचे और उच्च अधिकारियों को इस पूरे हालात से अवगत करा दिया गया है। ओम प्रकाश यादव हरपुरा निवासी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बंधा टूटा हुआ है, फसल पूरा बर्बाद हो रहा है। ये महाव नाले के नाम से दर्ज है। मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, माननीय सीएम जी से कहना चाह रहा हूँ कि ये महाव नाला सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन जब तक इसको नदी घोषित नहीं किया जाएगा तब तक इसका कायाकल्प नहीं होगा। ऐसे ही किसान हर सीजन जो है, हर आने वाले बाढ़ में ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे और प्रशासन के कोई भी लोग जो है कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं, हज़ारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये महाव नाला दर्ज है और इसको नदी घोषित किया जाए। मैं सीएम जी से यही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि इसको प्रशासन के लोगों को किसी तरह रिपोर्ट लेकर के इसको नदी घोषित किया है। समस्या बहुत ही विकराल है। महानदी है जो नेपाल से निकल के आती है, लेकिन अपिलिखों में इसे महानाला का रूप दे दिया गया और हर वर्ष अपना विकराल रूप लेकर आता है और टूट जाता है और कई सौ फसलों को नुकसान कर देता है। हमारा भी 3 एकड़ फसल जलमग्न हो गया और वो गल चुका है।
और यहाँ प्रशासन आ रहे हैं, आला अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं किया। खरावा दुबे में 2 जगह कटा है और मैं खरावा दुबे के एक कटान पॉइंट पर हूँ और मेरे द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। और गांव का जो संपर्क मार्ग है चितवनिया से वो भी टूट गया है और उसकी मरम्मत के लिए PWD विभाग को जो है GE और उसको निर्देशित कर दिया गया है और वो जैसे ही पानी कम होगा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मुश्किलें कम होती फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। जहां मंदिर के विस्तारीकरण के दरमियान खरीदी गई जमीन को लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, वहीं अब शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत स्वरूप स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राम मंदिर मामले में निर्मोही अखाड़ा के अधिवक्ता रहे रणजीत लाल वर्मा को आज उनके चैम्बर में जाकर मुलाकात की गई और उनसे निवेदन किया गया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा विस्तारीकरण के लिए खरीदे जा रहे मंदिर और उनको जमींदोज किया जा रहा है, इसके विरोध में एक न्यायिक प्रक्रिया अपनाने के लिए अब न्यायालय का सहारा लिया जाए। हम सब बहुत लंबे समय से और हम ही नहीं हमारे अनेक पूर्वज जाने कितनी पीढ़ियों से संघर्ष करते रहे हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि मुक्त हो और उस पर भव्य दिव्य आराधना स्थल बना के, उपासना स्थल बना करके वेद शास्त्रों की विधि से भगवान को पुनः वहाँ पर विराजमान करके हम लोग पूजा अर्चना करें और अपने लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं उनकी प्राप्ति करें। तो अब वो हुआ, बीच में ये राजनीति वाले लोग आ गए हैं, तो हम लोगों को तो ठीक नहीं लगता है। हम लोग तो चाहते थे कि भाई धर्म का काम है तो धर्माचार्य करें, लेकिन राजनीति वाले आ गए तो हम लोगों ने संतोष किया कि चलो भाई यही सही, वही करे, कुछ आगे पीछे हो रहा है चलो। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि मंदिर बनाने के लिए जो पैसा लिया गया है उस पैसे से मंदिर खरीदे जा रहे हैं और खरीद करके उनको तोड़ा जा रहा है। अयोध्या जो है हमारे रोम रोम में बसी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय के जितनी बेंच में चीफ जस्टिस बैठते थे वो हमसे कहते थे कि मिस्टर वर्मा आप लखनऊ में सेटल हो जाइए, आप अयोध्या में क्यों रहते हैं। हम कहते हैं अयोध्या में माता सरजू का दर्शन मिलता है, हनुमान जी की कृपा है, अयोध्या हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हमें बना दीजिए। तो अयोध्या तो हमारे रोम रोम में, अयोध्या के हर मंदिर की रक्षा करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं और गुरु जी की कृपा से हम चाहेंगे इस मंदिर कोई खरीदा बेचा नहीं जा सकता, उसको रोकेंगे। भाजी इसके लिए कब आप लोग विधिक प्रक्रिया अपनाएंगे, कब इसके लिए कहाँ अप्लाई किया जाएगा? प्रक्रिया तो कानूनी है, कानूनी प्रक्रिया। जहाँ तक ट्रस्ट का सवाल है वो एक अलग मैटर है, उसकी लड़ाई अपनी होगी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ क्यूरेटिव पिटीशन तैयारी हो रही है। हमारा ये कहना है कि ट्रस्ट जो बनाने का काम किया उसमें पार्टी नहीं रहेंगे। जालौन में जिला प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने ऑक्सीजन प्लांट और राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और इस दौरान कोदौरा में बने L1 हॉस्पिटल, वैक्सीनेशन सेंटर और गेहूं क्रय केंद्र का भी जायजा लिया है। जिला प्रभारी ने खंड विकास अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में डीएम, सीएमओ, विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। वहीं अलीगढ़ के रूसा हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां एक व्यक्ति को बिना वैक्सीन लगाए ही वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। दरअसल एक व्यक्ति ने वैक्सीन लगवाने के लिए आवेदन किया, लेकिन किसी भी वजह से वो वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंच पाया। उसके बाद जब उसने फिर से आवेदन किया तो उसको रूसा हॉस्पिटल की तरफ से प्रमाण पत्र जारी हो गया। उसने वैक्सीन लगवा ली। इसकी शिकायत करने जब हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा इस तरह का हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इससे लगता है कि हॉस्पिटल में वैक्सीन को लेकर धांधली जोरों से चल रही है। बिना वैक्सीन लगवाए ही प्रमाण पत्र दे दिए जाते हैं। वहीं कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया, आप भी देखिए। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जो है वो घट रहा है। ये उल्लेखनीय है कि आज जो है पूरे प्रदेश में नए आने वाले मामले 400 से भी घट गए हैं और ये 30 अप्रैल को जो मामले 3,10,000 थे वो आज घट के
6,496 रह गए हैं और नए मामले 310 आए हैं। जैसा अमित जी ने बताया, ये पूरे प्रदेश में लगभग 1.5 महीने के अंतराल में कोरोना के मामले 3,10,000 से घट के 6,496 जो रह जाना, ये एक जो विशेष रणनीति प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, नेतृत्व में, और जिसका कि वह स्वयं उन्होंने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, 18 मंडलों और 40 जनपदों का स्वयं उन्होंने जाकर निरीक्षण किया, वो उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में देश में विदेश में कहीं पर भी कोरोना पर नियंत्रण का कोई उदाहरण नहीं है। ये अपने आप में एक उदाहरण है। और ये यूपी मॉडल जो है, ये 3T का जो मंत्र है, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और उसके साथ साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू और एग्रेसिव वैक्सीनेशन, टीकाकरण की जो एक बृहद तकनीक और बृहद अप्रोच जो अपनाई गई है, ये उसी का परिणाम है कि अब इतने कम समय में प्रदेश में कोरोना के मामले घटकर 7,000 से भी कम रह गए हैं। जबकि इससे अधिक मामले जो उत्तर प्रदेश से आधी आबादी के प्रदेश हैं, उनमें प्रतिदिन आ रहे हैं। कुछ प्रदेश जो हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से आधी है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, इन सब प्रदेशों में उत्तर प्रदेश से जितने कुल मामले हैं उतने मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। ये एक जो नीतियां जो अपनाई गई, जैसे मैंने बताया, ट्रेस, प्रदेश सरकार द्वारा जो पूरा घर घर जाकर जो लक्षण वाले व्यक्तियों की तलाश की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें कि लगभग 17.5 करोड़ और लगभग 30 लाख के आसपास जो है जनता तक, आदमियों तक हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हैं और उनसे लक्षणों के बारे में जानकारी ली है। ऐसी इस प्रकार का उदाहरण कहीं और नहीं है। इसके साथ साथ 5 मई से गाँवों में 97,000 गाँवों में जो है निगरानी समितियों द्वारा घर घर जाकर परीक्षण किया जा रहा है। उसमें एंटीजन टेस्ट, और यदि लक्षण पाने पर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव भी आ रहा है तो RT-PCR टेस्ट, ये सभी जो है प्रक्रियाएं की जा रही हैं, जिसमें प्रदेश में अधिक से अधिक टेस्ट कराए जाएं, ये भी प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। विगत 24 घंटों में 2,86,396 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,21,000 से अधिक RT-PCR की जांचें हैं। 24 घंटे की पॉजिटिविटी की दर 0.1% रही है, अर्थात पॉजिटिविटी इस समय प्रदेश में काफी कम हो गया है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे होंगे, आसपास के प्रांतों में और देश के कई अन्य प्रांतों में बहुत बड़ी संख्या में अभी भी संक्रमण के केस आ रहे हैं। इसलिए हमें बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है और विशेष करके हमारी निगरानी समितियों को, जिन राज्यों में बहुत ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं, वहां से जो लोग यात्रा करके आ रहे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो अपने घर में ही रहें, अपनी जांच करवा लें। अगर संक्रमण हो तो होम आइसोलेशन में जाएं या अस्पताल में आइसोलेट हों, और अगर नहीं भी है तो कम से कम 1 सप्ताह अपने घर पर क्वारंटाइन जरूर हो, क्योंकि इसी प्रकार से संक्रमण वापस आता है। जिन प्रांतों में संक्रमण हो रहा होता है, संक्रमण के केस हो रहे होते हैं, और जो वहां से लोग आते हैं, जब हम उन पर ध्यान नहीं रख पाते तो फिर से संक्रमण लौटता है। तो हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि संक्रमण जो निचले स्तर पर लाया जा सका है काफी प्रयासों के बाद, और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिदिन सभी प्रकार के मामलों की समीक्षा करने के बाद उसे बढ़ने का अवसर बिल्कुल नहीं दिया जाए। प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 5,41,45,947 टेस्ट किए जा चुके हैं और ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 3.15% है। कल जनपदों के द्वारा प्रयोगशालाओं को 1,26,603 सैंपल्स RT-PCR की जांच के लिए भेजे गए। 6,496 एक्टिव केस में से 3,920 इस समय होम आइसोलेशन में है और बाकी के लोग चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।